जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जा रहा है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 31 है। साथियों इसके पहले आप लोगों के लिए हमने 30 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। और साथियों अपना फिजिकल आप लोग तैयार करते रहिए, क्योंकि 15 अगस्त से पहले आप लोगों का फिजिकल हो सकता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। पहला प्रश्न है साथियों, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक था, इल्तुतमिश था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह था या बलबन था। तो वह प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था। तो साथियों वह जो था इल्तुतमिश था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल में सर्वप्रथम सुल्तान इल्तुतमिश ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। उसने आर्थिक रूप से संपन्न दोआब प्रदेश पर आर्थिक व प्रशासनिक नियंत्रण हेतु 2000 तुर्क सैनिक नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है। राज्य परिषद से संबंधित है, भाषा से, भूमि सुधार से, जनजाति क्षेत्र से। तो भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है। तो साथियों भूमि सुधार से संबंधित है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची। ठीक है, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई अनुसूची है। ठीक है, तो यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई अनुसूची है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निम्नलिखित में से किस राज्य में सूर्य दिखाई देता है। मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो साथियों आपका राइट जो आंसर होगा वो होगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है सबसे पहले। भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। भारतीय राज्य के रूप में इसकी स्थापना 20 फरवरी 1987 को हुई थी। इसकी राजधानी ईटानगर है साथियों। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल ओडायर को निम्न में से किसने मार डाला। पृथ्वी सिंह आज़ाद ने, सरदार किशन सिंह, उधम सिंह, सोहन सिंह जोश। तो किसने मार डाला। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो है उधम सिंह। ठीक है, 1919 में पंजाब में अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में आयोजित सभा में गोली चलाने का आदेश देने वाले जनरल ओडायर को क्रांतिकारी उधम सिंह ने लंदन में गोली मार दी थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देवसा हिमाचल प्रदेश, नीति उत्तराखंड, चांगला सिक्किम, बनिहाल जम्मू और कश्मीर। तो कौन सा दर्रा है जो सही सुमेलित नहीं है, वो चाहे केंद्र शासित प्रदेश हो या फिर कोई राज्य हो। तो साथियों चांगला सिक्किम ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी देवसा हिमाचल प्रदेश का दर्रा है, नीति उत्तराखंड में है, बनिहाल जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, तो चांगला है कहाँ का देख लेते हैं। चांगला जो है साथियों वो लद्दाख का है। सही सुमेलित युग्म इस प्रकार है, दर्रा है और इधर केंद्र शासित प्रदेश है। देवसा हिमाचल प्रदेश का है, नीति उत्तराखंड का है और चांगला लद्दाख का है, बनिहाल जम्मू और कश्मीर का दर्रा है। ठीक है, अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र, कृष्ण, गंगा, गोदावरी। तो किस नदी में माजुली नदी द्वीप स्थित है साथियों। तो ब्रह्मपुत्र आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी में माजुली द्वीप नदी द्वीप स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम साथियों कैलाश पर्वत श्रेणी में स्थित मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से होता है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्घ्य रूप में बहती हुई दक्षिणी तिब्बत के शुष्क व समतल मैदान में लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर दक्षिण दिशा में बहती है और अंत में यह पद्मा के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। कोचीन, हल्दिया, कांडला, तूतीकोरिन। तो कौन सा एक बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर स्थित है साथियों। तो कांडला आपका राइट आंसर होगा। कांडला जो है कांडला बंदरगाह है वो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। गुजरात राज्य में स्थित कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह ज्वारी बंदरगाह है। हल्दिया बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में यानी कलकत्ता में है। मुंबई व कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है साथियों। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है,
पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम और पूर्वी तट के बंदरगाहों में चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है साथियों। और प्राकृतिक बंदरगाह की बात करें तो मुंबई और कोच्चिन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी थी बेलूर, द्वार समुद्र, श्रीरंगपट्टनम। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी साथियों? तो श्रीरंगपट्टनम से, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम में थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 में हैदर अली की मृत्यु 1782 में हुई थी। मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यह एक कुशल प्रशासक एवं सेनापति था। उसने आधुनिक कैलेंडर पद्धति को लागू किया। किसने? टीपू सुल्तान ने। सिक्का ढलाई की नई तकनीकी अपनाई तथा नाप तोल के आधुनिक पैमाने अपनाए। उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया तथा जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। और 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों से लड़ते समय श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग द्वार पर इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नीली यानी ब्लू नील नदी का स्रोत है? विक्टोरिया झील, चाड झील, टाना झील, तुर्काना झील। तो साथियों, टाना झील जो है वो एक नीली ब्लू नील नदी का स्रोत है। ब्लू नील अफ्रीका में बहने वाली एक नदी है जिसका उद्गम इथियोपिया में स्थित टाना झील से होता है। श्वेत नील अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली नदी है जिसका उद्गम स्रोत विक्टोरिया झील है। उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तूम के पास श्वेत नील और ब्लू नील नदी मिलती है। इसके बाद इस नदी का नाम नील नदी हो जाता है। ठीक है, जब श्वेत नील और ब्लू नील मिल जाती हैं तब। उल्लेखनीय है कि साथियों, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है, नील नदी को। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने लगाया था? के.एन. राज, वी.के.आर.बी. राव, दादा भाई नौरोजी, पी.सी. महालनोबिस। तो भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो साथियों, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था भारतवर्ष की राष्ट्रीय आय का अनुमान। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान सर्वप्रथम वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस संबंध में बताया। उस समय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगभग 340 करोड़ रुपया लगाया गया, जबकि प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया मासिक थी। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का अनुमान NSO राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा लगाया जा रहा है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है, द मैन हु मेड द एलिफेंट डांस बाय कुरियन श्रव्य आत्मकथा है, किसकी है? एन करुणानिधि, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, तेमसुला आओ, सौरभ दुग्गल। तो साथियों, आपका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। एम करुणानिधि द डेफिनेटिव बायोग्राफी वांसती द्वारा लिखित। ठीक है, सौरभ दुग्गल अखाड़ा द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह फोगाट की आत्मकथा है। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन जिसे ओपेक कहते हैं की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। तो साथियों, 1960 में होता है ओपेक की स्थापना। ठीक है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन ओपेक की स्थापना 14 सितंबर 1960 को हुई थी। इस संगठन का मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। वर्तमान में इस संगठन में 13 सदस्य हैं। ठीक है, तो ओपेक में कितने सदस्य हैं? ओपेक में साथियों 13 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, चवेट्टुकली का लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर गुजरात। तो चवेट्टुकली का लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो साथियों, केरल से संबंधित है। ठीक है, अन्य लोक नृत्य हैं ओट्टम थुलाल, कैकोट्टिकली, तप्पतिकली, काली ओट्टम। ठीक है, ये अन्य लोक नृत्य हैं केरल के। आंध्र प्रदेश ओट्टम थेरल, कुम्मी, सिद्धि, भामाकल्पम, वीरनाट्यम, दप्पू, तपेट्टा गुल्लू, लंबाडी, ढिमसा, कुलाट्टम, बुट्टा, बुम्मलू। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं।
आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, जीडीपी के प्रतिशत में वृद्धि से, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से या उपरोक्त सभी से। तो आर्थिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। तो साथियों उपरोक्त सभी से संबंधित है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से भी संबंधित है, जीडीपी के प्रतिशत वृद्धि से है, अर्थव्यवस्था की संरचना में परिवर्तन से भी है आर्थिक विकास की प्रक्रिया। ठीक है। किसी देश के द्वारा अपनी वास्तविक आय को बढ़ाने के लिए सभी उत्पादक साधनों का कुशलतम प्रयोग आर्थिक विकास कहलाता है। साथियों इस विकास से सामान्य जनता के जीवन स्तर में सुधार होता है तथा सरकार द्वारा कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि की जाती है। इस विकास प्रक्रिया से वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार आर्थिक विकास में वृद्धि आकस्मिक न होकर दीर्घकालीन होनी चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है? जरीन एस शर्मा, लता मंगेशकर, शुभा मुदगल, अनुराधा पौडवाल। तो भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो वो जो है लता मंगेशकर जी को जाना जाता है भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से। और लता मंगेशकर जी को बॉलीवुड की स्वर कोकिला भी कहते हैं और मिलेनियम की आवाज़ भी कहते हैं। ठीक है, मिलेनियम की आवाज़ भी कहते हैं और बॉलीवुड की स्वर कोकिला। हाल ही में भारत और जापान के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास जीमैक्स 24 कहाँ शुरू हुआ है? टोक्यो जापान में, क्योटो जापान में, योकोसुका जापान में, नागोया जापान में। तो साथियों योकोसुका जापान में हुआ है। ठीक है, भारत और जापान के बीच में। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की नौसेनाएं समुद्र में अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन करेंगी। भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत INS शिवालिक इस संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है। और संस्करण जो है साथियों एडिशन 8वां संस्करण है, 2012 में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न है, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? तो साथियों हॉकी से संबंधित है रंगास्वामी कप। ठीक है। अन्य खेलों से जुड़े महत्वपूर्ण कप और ट्रॉफियां साथियों, हॉकी जो है आगा खान कप, बीटन कप, क्रिकेट एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर। ठीक है, तो ये हॉकी के हैं आगा खान कप, बीटन कप, और क्रिकेट की एशिया कप, CK नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ICC चैंपियन ट्रॉफी, ICC विश्व कप। और फुटबॉल के हैं बंडोडकर ट्रॉफी, डूरंड कप, फेडरेशन कप, फीफा विश्व कप, मर्डेका कप। वॉलीबॉल के हैं इंदिरा प्रधान ट्रॉफी, सेंटेनियल कप और शिवंती गोल्ड कप। बास्केटबॉल के हैं टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, विलियम जोन्स कप। ठीक है, तो ये खेलों के ट्रॉफियां हैं। अगला प्रश्न है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आइस हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी, वॉलीबॉल। तो भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है साथियों वो है तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी यह धनुष का उपयोग करके तीर चलाने का खेल है साथियों। भूटान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो जान लीजिए। राजधानी थिम्फू है। ठीक है, भूटान की जो राजधानी है वो थिम्फू है। राष्ट्रीय फूल है नीला पोस्ता, राष्ट्रीय वृक्ष है हिमालयी सरू, राष्ट्रीय पक्षु है ताकिन, राष्ट्रीय गान है डुक सेंधेन। और अन्य देशों के राष्ट्रीय खेल क्रिकेट हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जमैका, बारबाडोस, वॉलीबॉल श्रीलंका और नेपाल, और आइस हॉकी कनाडा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह भूमध्य रेखी परिधि में ऊंचाई लगभग होती है 24,000 किलोमीटर, 32,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 38,000 किलोमीटर। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह भूमध्य रेखी परिधि में ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो साथियों 36,000 किलोमीटर होती है। ठीक है, भूस्थैतिक उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है तथा इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह कहते हैं। इनका कोणीय वेग पृथ्वी के समान होता है। समस्त पृथ्वी को तय करने के लिए 3 भूस्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह किस राज्य से में स्थित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा।
तो नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो यह किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह जो है बिहार राज्य में स्थित है। बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी और नकटी बर्ड सेंचुरीज को रामसर साइट में शामिल किया गया है, जिससे देश में वेटलैंड्स की संख्या 82 हो गई है। भारत सबसे ज़्यादा रामसर साइट की लिस्ट में चीन के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर आ गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दुर्गापुर, जबलपुर, जमशेदपुर, हीरापुर। तो साथियों भारतीय आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना जो है वो हीरापुर में स्थापित किया गया था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्टील प्लांट IISS-SCO स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल उपखंड में हीरापुर, जिसे बाद में बर्नपुर कहा गया, में स्थित एक एकीकृत स्टील प्लांट है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को मनाया जाता है 5 जुलाई को, 30 जुलाई को, 29 जुलाई को या फिर 4 जुलाई को। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस है साथियों वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है। 29 जुलाई बाघों के संरक्षण और उनकी विलुप्त होती प्रजातियों को बचाने के उद्देश्य से मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जो बाघ दिवस मनाया जाता है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? मिर्च में, कुम्हड़े में माने पंपकिन समझिए, पंपकिन लौकी, मटर में, मूली में। तो निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। अभी तो आप लोग खट्टे पदार्थ में सुने होंगे, तो आज आप लोग कुछ और सीखेंगे। सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है साथियों, वो जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी जो पाया जाता है वो साथियों मिर्च में पाया जाता है। ठीक है, मिर्च में पाया जाता है सबसे ज़्यादा विटामिन सी। प्रश्नगत विकल्पों में से मिर्च में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। प्रति 100 ग्राम मिर्च में 144 मिलीग्राम विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी को स्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह मुख्यतः नींबू वंश के फलों, सब्जियों आदि में पाया जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? औरंगजेब, दारा शिकोह, मीर जुमला, अबुल हसन कुल्ब शाह। तो किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो साथियों मीर जुमला। ठीक है, मीर जुमला ने शाहजहां को कोहिनूर का हीरा भेंट किया था। मीर जुमला का पूरा नाम मीर जुमला मीर मोहम्मद सैयद था। यह एक ईरानी व्यापारी था जो प्रारंभ में गोलकुंडा में हीरे का व्यापार करता था। उसकी समृद्ध तथा ऐश्वर्य को गोलकुंडा का सुल्तान पसंद नहीं करता था। इस कारण बाद में मीर जुमला ने मुगल बादशाह शाहजहां की शरण ले ली, जहां उसे बड़े वजीर का पद दे दिया गया। बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने ही भेंट किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? दीनबंधु मित्र, जेम्स ऑगस्टस हिक्की, हेमचंद्राकर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। तो भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे साथियों जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। ठीक है। और जेम्स ऑगस्टस हिक्की बंगाल गजट 1780 में कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। यह एक आयरिश व्यक्ति द्वारा शुरू किया गया एक साप्ताहिक अंग्रेजी समाचार पत्र था साथियों। ठीक है। तो साथियों ये था आप लोगों के लिए 25 प्रश्न। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप कितना कर पा रहे हैं, स्कोर आपका कितना है वो कमेंट करिएगा। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने साथियों तक शेयर जरूर करिएगा। तो साथियों आप लोग पढ़ाई करते रहिए और फिजिकल अपना मेंटेन रखिए। तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।